नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? जीत की तैयारी के क्रम में आज हमारे साथ हैं राजस्थान की ज्योति यादव। ज्योति यादव ने राजस्थान के आरपीएससी के द्वारा दिए गए एग्जाम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम में सिलेक्शन लिया है। और ये तमाम जो है राजस्थान की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है, जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं। ज्योति जो है किस तरीके से एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हुए राजस्थान आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर तक का ये चयन करती हैं, इसके विषय में ये सब कुछ बताएंगी। ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा, मनन करिएगा और आप भी प्रेरणा लीजिएगा कि जीवन में कुछ बड़ा करें। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति आपका। Thank you so much, sir, for introducing me here to your vibrant audience. आप ये बताइए ज्योति कि सबसे पहले आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले आप ये बताइए। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं और पापा खेती का काम करते हैं। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो फैमिली की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट मिला था पढ़ने के लिए कि आगे पढ़ना है और बढ़ना है। ये नहीं था कि कुछ छोटा-मोटा नौकरी हो जाए और वहीं पे रुक जाना है। तो मेरी सफलता में घरवालों का बहुत बड़ा योगदान है, विशेषकर मेरी मम्मी और पापा का, जिन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं और हमेशा सपोर्ट किया कि तुमको करना है और तुम कर लोगे। देखिए, एक बात मैं हमेशा अपने ऑडियंस को हर हर मैं अपने लेक्चर में कहता हूं कि जो सबसे बड़ा आपके साथ आशीर्वाद है वो माँ बाप का आशीर्वाद है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग माँ बाप का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, आपकी जीत सुनिश्चित है। और ज्योति ने बताया कि माँ बाप का जो इनके जो प्यार रहा है, आशीर्वाद रहा है, और हमेशा वो चाहते थे कि हमारी बच्ची अच्छा करे, उनके सपनों के ऊपर ये खरी उतरी। और इसके बाद कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आइए हम जानते हैं इनसे। इनकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये पढ़ी और कहाँ से कहाँ तक की सफर करी। तो आइए ज्योति ये बताइए कि आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है। सर, मेरी बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन है। जैसा कि मैंने बताया, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, तो 5th तक मैंने मम्मी के साथ स्कूल जाना स्टार्ट किया था। बेसिक जो बुनियाद है वहीं से बनी थी। उसके बाद मेरे जो तहसील है बानसूर, वहीं से मैंने 10th 12th किया है। गांधी स्कूल से 12th किया है। राव अकेडमी से मैंने 10th क्लास पास की है। उसके बाद में मैंने मेरी ग्रेजुएशन के लिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट है अलवर, वहाँ जीडी कॉलेज है, गौरी देवी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने मेरी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, वहाँ से मेरा पीजी कंप्लीट किया है। पीजी कंप्लीट मेरा हुआ था 2017 में। फिर 1 साल मैंने नेट का तैयारी किया है और स्ट्रीम क्या है आपका, किससे आपने किया है? कॉमर्स, कॉमर्स से। बीकॉम किया है मैंने। जी। कॉमर्स मेरा स्ट्रीम है, जैसे कि इसमें भी है, ईएफएम कॉमर्स का ही पार्ट है। उसके बाद मैंने बीएड किया है और बीएड करते करते 2018 जुलाई इसमें मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरे को करना था पीएचडी। 1-2 जगह मैंने एंट्रेंस दिए थे और फाइनली जाके मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ था 2019 जुलाई। तो उसके बाद से मैं अभी जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ और पिछले साल ही मार्च में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर अलवर में ज्वाइन किया है। तो देखिए, ज्योति ने अपने सपने को साकार करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया और साथ में माँ बाप का जो है आशीर्वाद इनको मिलता रहा, प्रेरणा का स्रोत बने रहे। और इन्होंने एक छोटे से गांव से निकल के जेएनयू तक का सफर किया और इस समय ये जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं। आप जरा सोचिए, अगर आपके सपने हैं और सपने के पीछे आप अपना 100% देते हैं तो आप कहां से कहां तक का सफर कर सकते हैं। ज्योति आप सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है कि जो एक गांव से निकलती हैं अलवर से और जेएनयू तक का सफर करती हैं। तो जेएनयू में आपका पीएचडी जो है कैसे चल रहा है और जो है क्या आपका विषय है, क्या किस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं? जेएनयू में मैं इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही हूँ और मेरा रिसर्च टॉपिक है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे मैं काम कर रही हूँ दिल्ली एनसीआर में। और अभी लास्ट नेक्स्ट ईयर पॉसिबली है कि मैं सबमिट कर दूँ मेरा थीसिस। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमको ईएएफएम की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। अब वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है, ये थोड़ा सा आप क्लियर करिए कि ये क्या है। जी जी जी, ईएफएम कॉमर्स का ही पार्ट है। राजस्थान के अलावा कॉमर्स एक सब्जेक्ट की तरह काउंट किया जाता है, लेकिन राजस्थान में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एबीएसटी में आपका अकाउंट्स वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। ईएफएम में जो इकोनॉमिक्स का मेजर पार्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इसमें आ जाता है। थर्ड आपका बीएडीएम होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका बिजनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें आ जाता है। आरपीएस ने क्लियर गाइडलाइन दे रखी है कि ईएफएम में कौन इंक्लूड होगा। अभी थोड़ा टाइम पहले चल भी रहा था। तो मास्टर्स में मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ईएफएम, एबीएसटी, बीएडीएम में आप अपना पेपर दे सकते हो।
तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एग्जाम देना चाहिए? कैसे आपको जो है क्या स्ट्रेटजी रही आपको इसको क्वालिफाई करने की? हाँ, मास्टर्स करने तक ऐसा था कि यूपीएससी का तैयारी करना है, लेकिन साथ में था कि कुछ अच्छा नहीं हुआ यूपीएससी तो उसके बाद क्या करेंगे? तो जैसा मैंने बताया 2018 में मेरा नेट जेआरएफ हो गया था, फिर मेरा पीएचडी में एडमिशन जेएनयू में हुआ। तो एडमिशन होने के बाद मेरा जो रुझान है, मैंने वहाँ पे प्रोफेसर्स को देखा, मतलब उनका रिस्पेक्ट, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका इंटरेक्ट करने का जो तरीका था, वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए कि नहीं, ये प्रोफेशन काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेड है, यहाँ पे भी जाना मतलब काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर मैं जाऊँ तो। तो उसके बाद मेरा रुझान टीचिंग की तरफ चलता गया और नतीजा आपके सामने है। तो क्या स्ट्रेटजी रही? आपने कैसे तैयारी की है? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया? कितने दिन में आपको लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? जैसे सर इसका क्या है कि नेट बेसिक क्वालिफिकेशन है और जिस बच्चे का अगर नेट क्लियर हो रखा है, उसके पास सब्जेक्ट की ठीक-ठाक नॉलेज है। बिल्कुल। और मैं बुक लिस्ट भी नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे पता है बच्चों को सब पता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो कि जब आप पढ़ रहे हो, तो पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ो और फ़ोकस कैसे बनेगा, सिर्फ़ आप बुक पढ़ते जाओगे तो उससे नहीं बनेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो गए, उनको उठा लिया, या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे क्योंकि पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे है, तो आपको वही सॉल्व करना है। तो आप एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसमें 4 ऑप्शंस आपके होते हैं। तो ये नहीं कि क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, सॉल्व कर दिया, हो गया। बाकी के 4 ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपका फ़ोकस बना रहेगा, साथ आपको बोरियत नहीं होगी। एक किताब से काम नहीं चलता है मुझे लगता है, बहुत सारी बुक्स हैं और सब बच्चों को पता होती है, जिसने नेट क्लियर किया उसको नॉलेज सब होता है। मुझे लगता है कि आजकल का जितना डायनेमिक जो सिचुएशन है उसमें बुकिश बनना जो है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। पहले आज के 10 साल पहले आप देखोगे तो सिर्फ लोग पूछते थे कौन सा बुक पढ़ें। आजकल आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि मुझे लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक बुक किसी भी पोर्शन का आपको उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देगा जितना इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल है। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे चूज करने में रेशनलिटी दिखानी पड़ेगी कि हम आखिर में चूज क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, चीज़ों को ले सकते हो, इग्नू की मटेरियल बहुत अच्छी है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। और बाकी जो है आप पूरे डेडिकेशन के साथ आप लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको क्या लगता है कि कितने महीने में कवर किया जा सकता है इस सिलेबस को? कितना टाइम देना चाहिए, कितने घंटे की टाइम देना चाहिए? आप रिग्रेस अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो साल भर आप ठीक से इसको दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 घंटे नहीं, 4-5 घंटे रोज़ दे रहे हो ठीक से, तो साल भर में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है रिवीजन के साथ। आप ये बताओ कि इसमें जो ये एग्जाम है ईएएफएम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें कम से कम 70 to 75% जो सिलेबस है मैं देखता हूँ पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से है। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी आपने कैसे करी? इकोनॉमिक्स के लिए सर ने जैसे बताया, मैंने इंटरनेट से पढ़ा। इंटरनेट का जब नाम आता है तो गूगल, यूट्यूब सब आता है। तो यूट्यूब पे मैंने दिग्विजय सर की क्लासेस देखी थी, उन्होंने काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक्स को, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के तो स्पेशली वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं वीडियोस। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते थे करंट वाले, तो यूपीएससी के काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो टू द पॉइंट डालते हैं, तो वहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैंने मेरा सारा मतलब मोस्टली मैंने इंटरनेट से किया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो है जितने भी एस्पिरेंट हैं चाहे वो टॉपर्स ही क्यों ना हो, उनके जीवन में अप्स डाउन्स आता है। आप ये मत सोचिएगा कि इनके जीवन में अप्स डाउन्स नहीं आए होंगे, इनके जीवन में भी वैसे ही अप्स डाउन्स आए होंगे जैसे आपके जीवन में आता है। कभी कभी लगता है कि एग्जाम में आसानी से क्रैक कर लूंगा, कभी लगता है कि मैं प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाऊंगा, कभी लगता है कि मैं क्यों ही पढ़ाई कर रहा हूँ, होना कुछ नहीं है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से आप जो है टैकल करें, क्या जो है था आपको टैकल करने का तरीका? क्योंकि जो महिलाएं हैं विशेषकर राजस्थान में बैठी हैं जिनकी शादी हो गई है, कितने लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर मुझे तैयारी करनी है। कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं जो है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल और बिल्कुल जो है अडिग रहिए, आपका सिलेक्शन होगा? तो सबसे पहले तो सर मैं मेरी ही बता दूं, 2017 दिसंबर में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था। नेट क्लियर नहीं हुआ, जेआरएफ तो दूर की बात है। तो उस टाइम पे मैंने बैठ के काफ़ी सोचा पहले खुद को कि मतलब मैंने गलतियाँ कहाँ की है, क्योंकि हमें सबको पता होता है हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, क्या कमियाँ रह गई हैं, अगर आप ठीक से तैयारी करने की सोचते हो तो। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं। जब आपको ये पता होता है कि आपके पास आगे कुछ नहीं है करने के लिए, ऑप्शंस नहीं है, तब
वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दूसरा, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उन पे बिलीव करो कि ठीक है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कर लेंगे। मेरे ही साथ के हम 6-7 बच्चे थे, 4-5 साल हमारा 2017 में मास्टर्स हो गया था, कुछ नहीं हो रहा था लेकिन कर रहे थे। तो वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी, लगे रहे, आज वो सब गवर्नमेंट जॉब में है, सबका सिलेक्शन हो गया है। मेरे साथ 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, मेरी बैचमेट जो रही हैं। तो लगातार तैयारी कीजिए, अपनी कमियों को सुधारिए, देखिए कहाँ कमियाँ हैं, और पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और उनको सपोर्ट कीजिए। देखिए, ज्योति का मानना है कि दो चीजें हैं। आशा की एक किरण जो आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर पेरेंट का आपका साथ है, जो अमूमन होता है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला जुला के ये है, कभी हिम्मत मत हारिएगा। आपके जीवन में अप्स डाउन जरूर आएंगे, वो अपरिहार है, वो आएंगे ही आएंगे। वो सबके जीवन में आते हैं, जो टॉपर्स है उसके भी जीवन में आते हैं, और जो सोचता है मुझसे नहीं होगा उसके भी जीवन में आएंगे। सबसे बड़ी बात, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको लड़ना है, अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप लड़ते रहेंगे, अगर आप एग्जाम देंगे, उससे सीखते रहेंगे, अपने कमियों को ढूंढते रहेंगे, तो एक दिन आप ज्योति की तरह सफल होंगे, और एक दिन हम आपका ऐसे ही इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, ज्योति थैंक यू आपको सो आने मच। के लिए, और तमाम ऐसे लड़कियों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। वो भी जो है हिम्मत ना हारें, चलती रहें, लड़ती रहें, एक दिन उनकी जीत जरूर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आइए कुछ अच्छा करें, आइए कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।